CR एंड TR नोट। अभी तक क्या होता था कि जो आपका 9 नंबर ऑप्शन है, ठीक है, इसमें हमने अभी तक आपके पास ये ऑप्शन थे, मैनुअली आप एंटर करते थे CR और TR नोट की डिटेल सारी, ठीक है। जैसे हम फर्स्ट को ऐड करते हैं, यहाँ पर आप सारा का सारा लोकेशन, ठीक है, CR नोट नंबर, कैश कितना आपका रिसीव हुआ, वाउचर नोट नंबर क्या था, वाउचर की अमाउंट क्या थी, CST RTC और पोस्ट UPI, ये सारा का सारा ऑटोमेटिकली सिस्टम से उठ के आता था। ये वाला आप काम करते थे। अब हमारे बोर्ड और अकाउंट सेक्शन क्या बोलता है कि ये सारा का सारा काम मैनुअल ना करके और ये सारा काम हमें सिस्टम से करवाना है। तो इसके लिए फिर हमने ऑप्शन दिया है दूसरा, सेकंड नंबर ऑप्शन, प्रिपेयर ECR। अब इसको बोलेंगे हम ECR नोट, और जो पहले था वो था आपका मैनुअल CR और मैनुअल TR नोट। सेकंड में चलते हैं। इसमें हमने क्या किया, कुछ ऑप्शंस दिए हमने एंटर करने के लिए। ये एंटर के देखो, एंटर हम क्या क्या करते हैं, ये तो TR नोट हम मैनुअली बनाते हैं क्योंकि वो बैंक में पैसा जाता है, ठीक है, ये आपका मैनुअल बनेगा। दूसरा है, अगर कोई DD या चेक्स हमारे पास मैनुअली आते हैं, जो सिस्टम के थ्रू आ गए उनका कोई इशू नहीं है, वो सिस्टम के थ्रू वेरीफाई हो जाएंगे। जो मैनुअली हम एक्सेप्ट करते हैं वो आपको सेकंड नंबर ऑप्शन से और ऐड करने हैं। और कुछ जगह पे क्या है कि पार्सल जो है वो अभी इंटीग्रेटेड नहीं है, ठीक है, पार्सल में अभी भी मैनुअल काम होता है, उनका सिस्टम अभी पूरा फुल प्लेस लागू नहीं हुआ। तो उन लोकेशन के लिए जो पार्सल से अगर कोई पोस्ट वहां चल रहा है तो उसकी एंट्री आप 3 नंबर ऑप्शन से करोगे, और अगर वहां पे कोई वाउचर्स वो रिसीव करते हैं मैनुअली तो वो आप 4th नंबर ऑप्शन से रिसीव करोगे। अदरवाइज जहां पर भी पार्सल और ये ऑनलाइन हो गया है, ठीक है, वहां पर आपका ऑटोमेटिकली सिस्टम से फैच होके आ जाएगा, उसमें आपको मैनुअली एंट्री नहीं करनी है। और 5 से लेके और 8 तक ये है आपके वेरिफिकेशन के लिए, ये केवल आपको दिखा रहे हैं कि आप अपनी टैली कर लो। जैसे 4th नंबर ऑप्शन में हम जाएंगे कि आपकी लोकेशन पे जो पोस्ट लगे थे काउंटर्स पे, ठीक है, उन पोस्ट में कितना डेटा आया वो 5th नंबर ऑप्शन से दिखेगा। कितने आपने सिस्टम के थ्रू वाउचर्स एक्सेप्ट करे जब टिकटिंग करी या किसी भी दूसरे हेड में, वो 6th नंबर से दिखेगा। इसी तरह से UPI से कितना पैसा आया या कोई और दूसरे टाइप के E-कैश से कितना पैसा आया वो हम 5th 6th 7th 8th ऑप्शन में वेरीफाई करेंगे कि हाँ इतना पैसा हमारा सिस्टम में आया है और आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी इतना ही दिखा रही हैं। तो ये ओनली वेरिफिकेशन है, इनमें आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाओगे सिस्टम के डेटा में, ठीक है। देन आता है आपका 9th नंबर ऑप्शन है नलिफाई एंटर्ड रिकॉर्ड। क्या होता है जब आप कुछ मैनुअली एंटर कर रहे हो, ठीक है, शुरू के 4 ऑप्शंस में, तो गलती होने के चांसेस होते हैं कि 1% मान लो कि आपने TR नोट नंबर गलत डाल दिया या उसकी कुछ और डेट गलत डाल दी, ठीक है, या कोई आप पोस्ट की समरी डाल रहे थे उसमें कुछ गलत डाल दिया, या कोई वाउचर था वाउचर की एंट्रीज कुछ गलत कर दी, तो जो आपने एंटर कर दिया वो डिलीट नहीं होगा, वो सिस्टम में रहेगा, लेकिन उसको हम नलिफाई कर देंगे, वो आपके अकाउंटल में नहीं आएगा, ठीक है, उसको आप हटा दोगे नलिफाई करके 9th नंबर ऑप्शन से, और उसके बाद फ्रेश से दोबारा से ऐड कर लोगे, ठीक है। तो जो शुरू के केवल 4 ऑप्शंस में जो आपने एंट्री करी है वो आप 9th वाले ऑप्शन से और नलिफाई कर सकते हो, ठीक है, अगर कुछ गलत हुआ तो। देन 10th नंबर आपका ऑप्शन होगा, आप CR नोट जनरेट करोगे। फिर जो CR नोट जनरेट करोगे उसको आपको प्रिंट करके देखना है, वो 11th से हो जाएगा, और जो भी कोई और एनेक्सर्स हैं वो सारे के सारे आप 12th नंबर ऑप्शन से प्रिंट करोगे, ठीक है। पहले हम आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन दिखाते हैं 5th नंबर से, कि जैसे सपोज करो हमारे सिस्टम में कोई पोस्ट से टिकटिंग हुई, पोस्ट से कुछ पैसा लिया हमने, पोस्ट लगाया हुआ था काउंटर पे, ठीक है, 5th नंबर ऑप्शन में गए हम और हम देखते हैं मई, ठीक है, जैसे ये 1 मई को हमारे पास पोस्ट की, ये मेरी लोकेशन पे जयपुर में, और कोई 5 मशीन पोस्ट की लगी हुई थी। लगी कहाँ पर थी वो सेक्शन से यहाँ हम दिखा देंगे, ठीक है, कि ये पांचों PRS की हैं। ये लाइव का है, हाँ, ऑनलाइन का डाला हूँ, ये आपका ऑनलाइन का डेटा है, यानी कि जयपुर लोकेशन पे 5 पोस्ट मशीन्स लगी हुई हैं ऑलरेडी, और पांचों के पांचों PRS के काउंटर्स पे हैं, ठीक है। ये लाइव का डेटा आपका डाला हुआ है इसी सिस्टम में आपकी ट्रेनिंग के लिए। अगर कोई सपोज करो पार्सल यहाँ पे इंटीग्रेटेड होता और कोई छठी मशीन होती तो यहाँ पे PMS आता, अगर कोई और पोस्ट लगा हुआ होता UTS में तो यहाँ पर UTS लिखा हुआ आता, ठीक है, ये कोचिंग सेक्शन में वो सारी डिटेल आ जाती।
और ये उसका मशीन का आईडी है। तो आप ये भी वेरीफाई कर लोगे कि ये मशीन आईडी मेरी पीआरएस में ही लगी है। इस मशीन पे आपने इतना अमाउंट रिसीव किया, इतना अमाउंट आपने रिफंड किया है, ठीक है। ये मशीन वाइज समरी आती जाएगी। तो ये आप वेरीफाई कर सकते हो, जितना अमाउंट रिसीव हुआ उसका टोटल आपका यहाँ दिख रहा है, जितना अमाउंट आपका रिफंड हुआ वो सारा का सारा टोटल आपका यहाँ दिख रहा है। तो हमारे जयपुर लोकेशन पे 1 तारीख की ट्रांजैक्शन डेट 1 मई को और इन 5 मशीन से इतना टोटल रिसीव हुआ था और इतना टोटल हमने रिफंड किया था। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, यहाँ आप अपडेट कर दोगे कि हाँ ये वेरीफाइड है, ये मेरा डेटा सही है। जस्ट अ मिनट, हमारी शेयरिंग चली गई, नहीं शेयरिंग नहीं हो रही। नहीं नहीं सर, वो तो दूसरे वाला है। ठीक है, तो ये जब आप वेरीफाई कर लोगे कि हाँ भाई मेरा डेटा करेक्ट है, ये आप अपडेट करोगे इसको, ठीक है। ये आपका डेटा अब आपकी उसमें सीआर नोट में रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई वाउचर्स हैं, आपने सिस्टम में कितने वाउचर्स रिसीव हुए वो हम दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने वही ट्रांजैक्शन डेट देखी, कौन सी ऐप थी, पीआरएस के थे, ठीक है। ये वाउचर का टाइप है, ये उनके कोड्स हैं, ये वाउचर नंबर है और इस पे इतना अमाउंट रिसीव हुआ। ये कुछ 3 वाउचर जो हैं ये तो पीआरएस में रिसीव हुए, एक वाउचर जो है ये पुलिस वाउचर था, ये यूटीएस में 75 रुपीज़ का रिसीव हुआ। तो इतने टोटल वाउचर्स जो हैं वो आपको इतने अमाउंट के रिसीव हुए हैं सिस्टम के थ्रू, ठीक है। मैनुअली अगर कोई रिसीव होता है तो वो तो हम अलग से एंट्री करेंगे, वो यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ ओनली जो सिस्टम के थ्रू रिसीव हुए हैं वो वाले सारे शो करेगा। तो इसमें कोई गलती होने की गुंजाइश भी नहीं होती है। ये आपको बस देखना है, वेरीफाई कर देना है कि हाँ यूटीएस में मेरे पास 75 के वाउचर्स हैं जो सिस्टम से रिसीव हुए थे, और पीआरएस में मेरे पास ये वाउचर्स हैं और ये अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है। ये वाउचर नंबर्स हैं, ठीक है। और कोई इसमें और गड़बड़ लगता है आपको कि कोई और कुछ कम ज़्यादा हुआ है या कोई डिस्क्रिपेंसी है, तो आप यहाँ क्रिस में, आईआरसी में या आपके कंसोल है, आप उनसे कांटेक्ट करके और क्रिस को बता सकते हो कि यहाँ पर कुछ हमें डेटा सही नहीं लग रहा है। फिर क्रिस उसको एनालाइज करेगा और देखेगा कि क्या हुआ, ठीक है। तो इसको आप अपडेट कर दोगे, ये आपका डेटा सक्सेसफुली सिस्टम में फीड हो गया, ठीक है। इसी तरह से यूपीआई का है, ये यूपीआई में पीआरएस के अंदर में और अमाउंट रिसीव हुआ था इतना, इतना अमाउंट आपका रिफंड हुआ है। टीवीएम एटीवीएम पे भी आपका इतना यूपीआई से अमाउंट रिसीव हुआ है और यूटीएस में यूपीआई से 3845 रुपीज़ रिसीव हुआ है। तो ये आपका टोटल यूपीआई से इतनी आपकी रिसीविंग थी और इतना आपका रिफंड था। ये आपके सिस्टम का डेटा यूपीआई का है, ठीक है। तो ऊपर लिखा रहा है वेरीफाई यूपीआई समरी। 1 तारीख का हम इसको वेरीफाई कर देते हैं, ठीक है। और ऐसे ही आपका है 8th नंबर ऑप्शन की, अगर कोई और दूसरा ई कैश कुछ है, ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ दिखा देगा। जैसे यूटीएस के अंदर में और इतना अमाउंट और रिसीव हुआ, अदर जो ई कैश दूसरे होते हैं यूपीआई के अलावा, ठीक है, जैसे मनी रिसिप्ट में हो गए या कुछ, वो अमाउंट्स आपके यहाँ आ गए। तो ये यूटीएस में आ गया, इसको आप अपडेट कर दोगे तो ये आपका इतना अमाउंट आ गया। ये तो हुआ वेरिफिकेशन। अब एक बार अपन देखते हैं एंट्री वाले ऑप्शंस, ठीक है। पहला ऑप्शन देखते हैं एंटर टीआर नोट डिटेल, या रुको, टीआर नोट के बजाय हम पहले इसे चालू करते हैं 2 नंबर से, डीडी। जैसे सपोज करो 1 तारीख को और हमारे पास कुछ डीडी आई मैनुअली, ठीक है, वो हमने डीडी नंबर लिखा उसका, उसकी एंट्रीज आपको करनी है कि डीडी या चेक जो है वो किस डेट का है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, ये 1 तारीख को हम ले रहे हैं तो ये कभी भी आपका इससे आगे की डेट का नहीं हो सकता है, ठीक है। जब आपको काउंटर पे दे रहा है तो वो हमेशा उस डेट या पहले से, उससे पहले की डेट का ही कोई देगा, ठीक है। सपोज करो कि हम 31 अप्रैल का लेते हैं, 30 अप्रैल वो ले लेगा। और कितने अमाउंट का था, 1000 रुपीज़ का कोई डीडी हमारे पास आया था, ठीक है, वो हमने ऐड कर दिया। और कोई दूसरा डीडी हमने ऐड करना है, एक मई का ही था, ठीक है।
ये वो डीडी भी डायरेक्टली कैश ऑफिस में है। हाँ, ये वो वाले डीडीवी हैं जो आप डायरेक्टली कैश ऑफिस को भेजते हो, ठीक है। उनकी एंट्रीज आपको यहाँ करनी है। जैसे हमने 2 डीडीज डाले, इसको हम अपडेट कर देते हैं। ये आपके सिस्टम में अपडेट हो गए, ठीक है। अब आप इसी सेम ऑप्शन में जाके और दोबारा देख सकते हो। 2 नंबर में हम गए, 1 मई का हमने डेटा देखा। ये जो 2 डीडी थे ये आपको ऑलरेडी दिखा रहा है यहाँ पर ठीक है। ये 2 ऑलरेडी हैं। अब आप अगर सपोज करो, अब हम एक बात करते हैं कि ये वाला जो डीडी है हमारा पहले वाला, ये हमने गलती से डाल दिया या इसमें कुछ मिस्टेक हो गई, ठीक है। आप यहाँ से भी इसको मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे मैंने इसको 100 रुपये का कर दिया, ठीक है। अब हम इसको अपडेट करते हैं, तो ये आपका अमाउंट इसकी क्या है, मॉडिफाई हो गई। यानी यही सेम ऑप्शन आपका एडिट के लिए भी काम में आ रहा है। 2 नंबर में दोबारा गए हम, ये देखो ये 100 रुपये का हो गया। ये तब तक आप एडिट कर पाओगे जब तक कि आपने इस डेट की और बैलेंस शीट नहीं बना दी है। बैलेंस शीट बनाने के बाद में ये आपके ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आप एडिट नहीं कर पाओगे। अब यहाँ क्या हो रहा है कि सपोज करो आपने डीडी नंबर ही गलत डाल दिया, तो आप डीडी नंबर को यहाँ मॉडिफाई करने जाओगे, ठीक है। उस केस में क्या होगा, ये दूसरी एंट्री चली जाएगी, वो पुरानी एंट्री भी आपकी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। जब हम दोबारा देखेंगे इसको, तो ये 1 2 3 4 ये आपका एडिट नहीं हुआ। जो पुराना डीडी नंबर डाला हुआ था वो वहीं का वहीं है। अब आपको सपोज करो इस डीडी नंबर को हटाना है कि ये आपकी एंट्री गलत थी। केवल यहाँ से आप अमाउंट को एडिट कर सकते हो, नंबर को एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो नंबर को एडिट करने के लिए आपको 9th नंबर ऑप्शन में जाना पड़ेगा, उसे नलीफाई करना पड़ेगा। हम क्या कर रहे थे, डीडी था हमारा, वो किस डेट का था, डेट डालोगे और उसका डीडी या चेक नंबर डालोगे, वहां से देख के जो आपको नलीफाई करना है ये दिखा देगा। ये 30 तारीख का डीडी था और 100 रुपये का था, इसको आप नलीफाई करना चाहते हो, हमने येस किया, ठीक है। ये नलीफाई आपका सिस्टम में हो गया। अब जब हम उसको वहां देखेंगे दोबारा, वहां नहीं दिखाएगा वो। ये देखो यहाँ से वो 1 2 3 4 5 6 वाला 100 रुपये वाला हट गया है, ठीक है। वो सिस्टम में डेटा है उसका कि आपने ये गलत ऐड किया था, लेकिन अब आपके अकाउंटल में वो नहीं दिखेगा। यानी वो डिलीट नहीं हुआ है, सिस्टम में पड़ा है, आपने गड़बड़ करी थी ये, ठीक है। इस तरह से आप नलीफाई कर सकते हो, और नलीफाई होंगे केवल शुरू के ये 4 ऑप्शंस। इसी तरह से हम अगर पोस्ट का कुछ डेटा है, 3 नंबर में चलते हैं। पोस्ट का कोई डेटा नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो हम मैन्युअली फीड कर रहे हैं। मशीन नंबर ID 1 2, ठीक है, 1 का, और ये विंडो नंबर 3 पे लगी हुई थी। इस पे हमने कोई 1000 रुपये रिसीव किए थे और 20 रुपये रिफंड किए थे, ठीक है। एक मशीन ID हमारे पास है, वो हमारी विंडो नंबर 1 पे लगी हुई है। उस पर कुछ रिसीव किया हमने और कुछ भी रिफंड नहीं हुआ। तो जो जो हम देखो, जितना अमाउंट हमने रिसीव किया उसका टोटल यहाँ आ रहा है, जो अमाउंट हमने रिफंड किया उन सब का एडिशन यहाँ आ रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसको आप अपडेट करते हैं 2 एंट्रीज को। अगर आपके इससे पास ज़्यादा एंट्रीज हैं, 10 एंट्रीज आप यहाँ ऐड कर सकते हो, ठीक है। 10 से ज़्यादा हैं तो आप 10 अपडेट करके और फिर पेज अप पेज डाउन करोगे तो नेक्स्ट स्क्रीन दोबारा खुल जाएगी 11 नंबर के लिए। 10 ऑलरेडी आपको दिखा रहा होगा, फिर पेज अप पेज डाउन करके और 11 नंबर की आप एंट्रीज यहाँ ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये इस तरह से हमने ये पोस्ट की एंट्रीज हमने इसमें एंटर कर दी। वापस देखेंगे, ये हमें 2 एंट्रीज यहाँ दिखा रहा है। यहाँ पर भी वही सेम है, मशीन आईडी आप मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। मशीन आईडी अगर कुछ गलत डली है तो आपको नलीफाई करनी पड़ेगी। आप यहाँ से अमाउंट मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। जब तक आपकी बैलेंस शीट नहीं बनती है इस डेट की, 1 तारीख की, तब तक आप आपकी अमाउंट्स मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम सपोज करो इसको बोलते हैं कि नहीं ये 1000 नहीं था, ये 2000 रुपये का था, तो आपका टोटल बढ़ गया, ठीक है। इसको हम ऐड कर अपडेट कर देते हैं, ये आपका अपडेट हो गया। और जब हम दोबारा देखेंगे तो ये आपका 2000 रुपये यहाँ दिखा रहा है। आपकी बैलेंस शीट में अब यही 2000 रुपये रिफ्लेक्ट करेगा, यानी 8900 रुपीज़ रिफ्लेक्ट करेगा वहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से अब हम चलते हैं कि अगर पीएमएस के कोई वाउचर्स हैं, देखो ये दोनों ऑप्शन स्पेसिफिक टू पीएमएस हैं। इसमें आप दूसरे किसी पोस्ट की एंट्री में नहीं करोगे, इसमें केवल आप पीएमएस के ही पोस्ट की एंट्री करोगे, क्योंकि ये आपके पार्सल सेक्शन में दिखेगा।
ठीक है, बैलेंस आपकी जो बैलेंस शीट की रिपोर्ट बनेगी उसमें। और इसी तरह से ये वाउचर वाला है, ये भी आपके पार्सल पीएमएस के सेक्शन में ही दिखेगा। तो यहाँ पे ओनली एंड ओनली पीएमएस के पोस्ट की समरी और उसके वाउचर की डिटेल्स आपको भरनी है, और ये भी उन लोकेशन पे जहाँ पर पीएमएस अभी आपका ऑनलाइन नहीं हुआ है, मैनुअल है, केवल उनकी एंट्रीज है ये। बाकी सारी की सारी एंट्रीज जो है वो सब इनके अंदर में आपको वेरिफिकेशन में मिलेगी। इसके अलावा आपके पास मैनुअल कोई भी पैसा नहीं आएगा, कोई भी पोस्ट नहीं आएगा, कोई भी वाउचर नहीं आएगा, सब कुछ सिस्टम में आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। 4 नंबर में जैसे वाउचर्स था, ठीक है, यहाँ पर भी वही सेम सिनेरियो है। आप वाउचर ऐड करोगे, ठीक है, कोई वाउचर नंबर डालते हैं हम, ठीक है, उसका कोड डालते हैं, ठीक है, उसका टाइप क्या था, कैश हो सकता है वो, CST RTC वाउचर या फिर और कोई अदर हो सकता है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि ये RTC था, ठीक है, 100 रुपये का था, हमने केवल एक ही हम ऐड कर रहे हैं, अपडेट करते हैं, अपडेट हो गया है आपके सिस्टम में। तो अब आपका RTC में 100 रुपये ये रिफ्लेक्ट करेगा। और यहाँ पर वही दोबारा से सेम ऑप्शन है, आप इसको एडिट भी कर सकते हो, और अगर सपोज करो कि आपने ये गलती से ऐड कर दिया, ठीक है, तो आप इसको नलीफाई कर सकते हो। ठीक है, हम इसको एक बार नलीफाई कर देते हैं। 9 नंबर ऑप्शन में चलते हैं, था क्या, पीएमएस का वाउचर, कि देखो यहाँ नलीफाई के लिए केवल वही 4 ही ऑप्शन है जो हम मैनुअली एंटर कर रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास नलीफाई में और कोई ऑप्शन नहीं है। 4 नंबर में गए, ठीक है, हमने वो वाउचर डाला, उसकी अमाउंट दिखा दी, उसका कोड दिखा दिया, ठीक है, क्या था वो, RTC था, ये सब दिखा दिया। अगर आप इसको जैसे सपोज करो ये वाला वाउचर था, इसको हम यहाँ नलीफाई कर देते हैं, ये आपका नलीफाई हो गया। अब आपको कहीं पे भी ये वाउचर नहीं दिखाएगा उधर। अब आप सपोज करो इसको किसी दूसरे में नलीफाई करते हो, ठीक है, तो ये एरर दे देगा कि ये जो है ये आपका पोस्ट के ट्रांजेक्शन में ये वाउचर, ये नंबर जो है, ये मशीन आईडी ये एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर कुछ गलत करते हो तो वो आगे नहीं बढ़ने देगा, आपको एग्जैक्ट डिटेल यहाँ पे फीड करनी है। अगर पोस्ट की ट्रांजेक्शन नलीफाई करो तो मशीन की आईडी, पूरे मशीन की जितना भी डेटा है वो सारा का सारा नलीफाई होगा, पूरी रो। वाउचर है तो यहाँ पर वाउचर नंबर होगा, अगर TR नोट है तो TR नोट का नंबर होगा, DD है तो DD का नंबर होगा। जैसे पहला है, अगर TR नोट वाले में यहाँ क्या डालना होगा आपको, TR नोट का नंबर डालना होगा, तब वो नलीफाई हो जाएगा, उधर से आपका डेटा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा आपकी बैलेंस शीट में। और ऐसे ही अगर आपका DD है तो आपको यहाँ पे DD नंबर डालना है, वो नलीफाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपके 4 नलीफाई के ऑप्शन है जो केवल मैनुअल वाली एंट्रीज के लिए अवेलेबल है। अब हम चलते हैं, ये तीनों ऑप्शन हमने देख लिया ना एंट्री वाले, तीनों हम एंटर करके देख लेते हैं। और अब है फर्स्ट ऑप्शन TR नोट, पहले में चलते हैं अपन। किस डेट का आप TR नोट बना रहे हो, 1 तारीख का हम TR नोट बना रहे थे। यहाँ पर TR नोट नंबर किस डेट में आप बना रहे हो, ठीक है, जैसे 1 तारीख की ट्रांजेक्शन है, आप 2 तारीख में TR नोट उसका भर रहे हो। टाइप क्या है, कैश का था या DD का, ठीक है, कैश का है। अब यहाँ पर जो आपकी अमाउंट है वो आप आपके यहाँ से टोटल कैलकुलेट करके भरोगे। या एक बार आप बता दो TR वाला। तो यहाँ पे जैसे TR नोट का जो भी आपने बैंक में डिपॉजिट किया है, तो जैसा मुकेश ने बताया, आप TR नोट नंबर और डेट डाल दोगे। और यहाँ पे TR नोट टाइप है, टाइप में 2 है हमारे, जैसे DD या कैश है। अगर आप मतलब चेक करना चाहते हैं तो कुछ भी ऑप्शन डालेंगे तो वो दिखा देगा कि आपको C टाइप ऑफ TR नोट इज फॉर कैश एंड D टाइप ऑफ TR नोट इज फॉर DD। तो जैसे एक ऑप्शन पहले भी बताया था कि आपको डीडी की एंट्री भी करनी है। तो जो डीडी की एंट्री करनी है वो उन्हीं डीडीज की एंट्री करनी है जो डायरेक्टली कैश ऑफिस से भेज रहे हैं। जो डीडी आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं उसके TR नोट की एंट्री यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे आपका TR नोट में जितना भी अमाउंट आपने इंक्लूड किया है और जो बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, उस अमाउंट को हमें यहाँ पे फिल करना TR नोट वाइज। और मल्टीपल TR नोट भी हम एक ही यहाँ पे ऑप्शन है, अलाउ करता है, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं।
और जैसे डीडी का टीआर नोट मेरा अलग है, तो 10,000 रुपीज मेरा डीडी का था, और आप इंटर मारेंगे सीधा तो ये कंफर्मेशन स्क्रीन पे आ जाएगा, और आप यहाँ पे एक बार टोटल वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद में जब आप कंफर्म करेंगे तो ये रिकॉर्ड आपका सिस्टम में सेव हो जाएगा। और इसको वेरीफाई करना है, उसके लिए हम वापस से यहाँ पे अपना कॉरस्पॉन्डिंग डेट डाल के चेक कर सकते हैं कि जो दोनों रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे डाले थे वो सिस्टम में है। जब बैलेंस शीट बना रहे होते हैं उसमें आप मतलब 1 बाय 1 एंट्री भी डाल सकते हैं। जैसे आपको एक आपका कोई टीआर पहले आपने नहीं डाला था, आपने 2 डाल के वेरीफाई किया, अब आपको तीसरा टीआर नोट नंबर डालना है, तो टीआर नोट नंबर आप तीसरा भी डाल सकते हैं। ये उसी केस में होता है जैसे मल्टीपल लोकेशन पे टीआर नोट अलग अलग जाते हैं और उनकी बैलेंस शीट सर्विंग लोकेशन पे बनती है। तो उस केस में जो सर्विंग दूसरी लोकेशंस हैं उनकी टीआर की एंट्री सर्विंग डिपो स्टेशन पे होगी। तो उस केस में उनको मल्टीपल कैश रेमिटेंस नोट डालने पड़ेंगे। तो ये अभी हमने सारे ऑप्शंस देख लिए हैं इसके। तो अभी हमने डीडी की एंट्री भी कर दी जो डायरेक्टली हमने कैश ऑफिस को भेजी थी यूजिंग ऑप्शन नंबर 2। और पोस्ट अमाउंट जो पीएमएस में जो पोस्ट मशीन्स हैं उनकी ट्रांजैक्शन की डिटेल भी हमने इंटर कर ली है, और जो पीएमएस में वाउचर्स रिसीव हैं उनकी एंट्री भी कर ली है, और टीआर नोट की एंट्री भी कर ली है। तो हमारा डाटा एंट्री प्रोसेस कंप्लीट हो गया और हमारा डाटा वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अगर हमने कोई गलती की है तो उस रिकॉर्ड को हमने नलिफाई भी कर दिया और वापस रिस्पेक्टिव ऑप्शन में जाके हमने चेक कर लिया कि हाँ अभी हमारा डाटा बिल्कुल परफेक्ट है। तो जब आपने सारा वेरीफाई कर लिया उसके बाद में आप 10th नंबर ऑप्शन में जाके आपको सीआर नोट प्रिपेयर करना है। तो यहाँ से आप सीआर नोट प्रिपेयर करेंगे, ट्रांजैक्शन डेट आपकी जो जिस डेट का आपने डाटा वेरीफाई किया वो ट्रांजैक्शन डेट आप एंटर करिए। तो यहाँ पे ये जो भी हमारे ऊपर रिकॉर्ड्स थे, जैसे हमारा टीआर नोट कैश का अमाउंट 40,000 था, टीआर नोट डीडी का अमाउंट हमारा 10,000 था, और जो डीडी चेक डायरेक्टली कैश ऑफिस को भेजें उसका 400। तो यहाँ पे हमने सारा डाटा हम वापस शो किया है एप्लीकेशन में। तो आप इसको एक बार पूरा वेरीफाई कर लीजिए कि हाँ यहाँ पे जो डाटा आ रहा है वो प्रॉपर है कि नहीं। इसके अलावा हमारा जो कुछ कैश ऑफिस का डाटा जो कुछ कुछ कैश हमारा डायरेक्टली कैश ऑफिस को जाता है, जो लास्ट ट्रेनिंग में हमें पता लगा था कि कुछ डायरेक्टली हम कैश ऑफिस को कैश भेजते हैं। तो उसका डाटा आप यहाँ पे आप अपना एंटर करेंगे, और किसी स्टेशन में मान लो टीआर नोट ही नहीं बन रहा, सारा डाटा ही वहीं जा रहा है, तो वो सारा यहाँ पे कैश में डाल देंगे, वहाँ पे टीआर नोट अगर नहीं बन रहा तो जैसे यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे तो आपका टीआर नोट नंबर जनरेट हो जाएगा और टोटल अमाउंट वो दिखा देगा। तो एक बार आप टीआर नोट अभी बना नहीं है, सिस्टम में जनरेट हुआ, अभी कंफर्म नहीं हुआ, तो कंफर्मेशन के लिए आप यहाँ पे वाई प्रेस करेंगे कंफर्म में। बट एक बार इसको प्लीज वेरीफाई कर लीजिएगा कि हाँ आपका जो डाटा आ रहा है पूरा प्रॉपर आ रहा है, क्योंकि एक बार सीआर नोट कंफर्म हो गया उसके बाद में ये उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन डेट पे कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं करने देगा, और फिर आपको इसको रीसेट करवाने के लिए कंसोल को कॉल करना पड़ेगा, या फिर वो क्रिस के थ्रू ही, क्रिस की हेल्प से ही वापस रीसेट हो सकता है। और इसमें रीसेट होने में काफ़ी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बैलेंस शीट इजीली रीसेट हो सकती है, बट सीआर नोट एक बार जो बन गया इसका डाटा भी हम ट्रांसफर करते हैं टैम्स सिस्टम को पीछे बैक प्रोसेसिंग में। तो जैसे ही आपका सीआर नोट यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे एट द सेम मोमेंट वो डाटा आपका टैम्स ऑफिस में चला जाएगा, अकाउंट्स ऑफिस में चला जाएगा। तो इसका रीसेट का प्रोसेस बड़ा लंबा है, तो आप प्लीज एक बार पूरा फोकस करके पूरा ध्यान दिए कि इसको कंफर्म करना। तो जैसे ही आपने कंफर्म किया आपका टीआर नोट एक एक मई का टीआर नोट आपका बन गया है, और इसी मोमेंट पे विद इन 2 मिनट ये डाटा आपका अकाउंट्स ऑफिस में चला जाएगा, और अकाउंट्स ऑफिस से पीछे वो आई पास को भी चला जाएगा। अभी आपने 10th नंबर ऑप्शन करके आपने टीआर नोट ये सीआर नोट हमारा बन गया है। तो अभी आप एक बार यहाँ पे चेक करेंगे कि मान लो मैं इसको वापस कुछ करना चाहता हूँ, तो ये बोल देगा कि आपका जो सीआर नोट है वो ऑलरेडी प्रिपेयर हो गया है 1 मई के लिए। और दूसरे जैसे ऑप्शंस अगर आप चेक करेंगे, अगर जो आप ये इंटर टीआर नोट वाला भी चेक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करने देगा, ये किसी ऑप्शन में आपको कुछ नहीं करने देगा उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन डेट में, क्योंकि आपका सीआर नोट अभी फाइनल हो गया है। अब सीआर नोट आपका फाइनल हो गया है, सीआर नोट आपने अकाउंट्स ऑफिस को भेज दिया है,
मतलब ऑटोमेटिकली सिस्टम ने भेज दिया है। तो उसके बाद में आपको क्या प्रोसेस करना है, आपके पास स्टेशन पे जितने भी वाउचर्स है या फिर अगर आप आरओपीडी भी भेजते हैं और कोई डॉक्यूमेंट भी बैलेंस शीट के साथ में मतलब डेली बेसिस पे आपको भेजने होते हैं। बैलेंस शीट तो आपका मंथ एंड पे बनेगी, पर डे टू डे बेसिस पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट कैश ऑफिस अकाउंट्स ऑफिस को भेजने हैं। तो उस डॉक्यूमेंट उन डॉक्यूमेंट के साथ में आपका सीआर नोट भी जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको सीआर नोट का प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। वो आपका 11 नंबर ऑप्शन यूज करके आप प्रिंट आउट ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको डेट डालनी है, जैसे हमारा 1 मई था। यहाँ पे दो ऑप्शन देता है कि आपको ऑन स्क्रीन इसको व्यू करना है या फिर इसका प्रिंट लेके आपको कैश ऑफिस अकाउंट्स ऑफिस भेजना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे इसका ऑन स्क्रीन मैंने व्यू के लिए इसको प्रेस किया है, तो आपको पूरा टीआर नोट का फॉर्मेट दिख जाएगा और इसके साथ में आपका अक्नॉलेजमेंट भी है, जो आपका ट्रैफिक कैश ऑफिस से आपको अक्नॉलेजमेंट देगा कि हाँ इतना हमने इसके सारे डिटेल्स रिसीव कर लिए हैं। तो इसका आप प्रिंट आउट लेके अपनी स्टेशन साइन करके जो भी आपका प्रोसेस है साइन एंड स्टैम्प के साथ में जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ आप इस सीआर नोट का प्रिंट आउट लेके भेजेंगे। और इसी तरह आपका सीआर नोट के साथ में कुछ अनेक्सर्स भी जाती है, जो कि हमने सारी डिटेल ऊपर जो फीड की है, हमने टीआर नोट, डीडी, पॉस और वाउचर्स और ई कैश, इन सब का डिटेल जो ऊपर फीड किया है, उनका डिटेल भी आपका एज ए अनेक्सर सीआर नोट के साथ में जाएगा। तो इसमें भी आप ऑन स्क्रीन, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, आप वी प्रेस करेंगे तो ऑन स्क्रीन दिखेगा, पी प्रेस करेंगे आपका प्रिंटर पे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमने सारी एंट्री की है, वो सबसे पहले हमारा टीआर नोट कैश का डाटा दिखा रहा है ऊपर, और इसके नीचे आपका टीआर नोट डीडी का डाटा दिखाएगा, और इससे नीचे जो हमने मैनुअली डीडी और चेक की डिटेल एंटर की है, जो कि डायरेक्टली भेजे हैं हमने आगे स्टेशन से, उनकी डिटेल दिखाएगा। और उसके नीचे ये पॉस मशीन की डिटेल दिखाएगा, जो हमने वेरीफाई कर ली है या फिर पीएमएस के लिए एंटर की है। तो दोनों की डिटेल यहाँ पे समरी में वो दिखा देगा। और उसी तरह ये वाउचर्स की भी, सारी वाउचर्स की डिटेल भी दिखाएगा, और यूपीआई ट्रांजेक्शन हैं वो सारे। तो ये वाला डॉक्यूमेंट भी आपका सीआर नोट के साथ में जाएगा, और ये यहाँ पे भी स्टेशन की स्टैंप और सील होगा। तो ये सारे ऑप्शंस थे हमारे जो सीआर नोट में आपको यूज करके और स्टेशन पे सीआर नोट बनाना है। और ये इंट्रोड्यूस होने के बाद में आपका जो मैनुअल सीआर नोट बनता है वो फिर बंद हो जाएगा।